कल की क्लास में जो है हमने होम रूल लीग वाला पार्ट कवर कर लिया था और धमतरी में प्रथम तहसील जो सम्मेलन हुआ था वो सब पार्ट हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम जो है 1917 से आगे बढ़ते हुए जो है गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन जो है वहां तक के पार्ट को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ये पार्ट भी जो है इससे कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर में एक आध दो बनते रहते हैं, तो ये पार्ट भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, तो इसको भी कॉपी में साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। चलिए चालू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं सर्व जाति सम्मेलन मुंगेली 1917। तो देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा का ये प्रयास था कि जो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही जो अलग अलग वर्ण हैं, तो हर वर्ण को जो है वो जनेऊ धारण करने का अधिकार है, यानी वो अलग अलग नहीं है, हर वर्ण को जो है जनेऊ धारण करने का अधिकार होता है। तो इसलिए जो है वो मुख्य रूप से जो है एक सम्मेलन बुलाते हैं, हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों का एक सम्मेलन बुलाते हैं मुंगेली में। ठीक है, तो ये सम्मेलन बुलाने का श्रेय जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। तो यहाँ पर जो है दो तीन लोग और हैं जिनका नाम इस सम्मेलन के साथ जुड़ता है, वो है राजमहंत अंजोर दास और गजाधर साव। तो गजाधर साव, राजमहंत अंजोर दास और पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा यहाँ पर जो है सर्व जाति सम्मेलन मुंगेली में होता है। और इस सम्मेलन में पंडित सुंदरलाल शर्मा भाषण देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि हिंदू धर्म के सभी वर्णों को जनेऊ धारण करने का अधिकार है, वो कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। लेकिन वहां पर कट्टर हिंदूवादी लोग बैठे रहते हैं जो उनके द्वारा जो है नीचे वर्ण के लोगों को जनेऊ धारण करने के प्रस्ताव पर जो है विरोध करते हैं। और इस विरोध के कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है नीचे वर्ण के लोगों को यहाँ पर जनेऊ धारण नहीं करवा पाते। लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सर्व जाति सम्मेलन का आयोजन 1917 में मुंगेली में किया गया था, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था और उनका सपोर्ट किया था राजमहंत अंजोर दास और गजाधर साव ने। अगला हम देखते हैं 1917 में ही जो है इंपॉर्टेंट है, व्यापम में क्वेश्चन बना हुआ है। 1917 में ही गोवध आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ में चलता है, जिसके प्रमुख रहते हैं महंत नैन दास और महंत मदन ठेठवार। ठीक है, महंत नैन दास और मदन ठेठवार जो रहते हैं वो इस आंदोलन के प्रमुख रहते हैं। मुख्य रूप से ये आंदोलन ये रहता है कि यहाँ पर जो है जो गोवध जो है छत्तीसगढ़ में हो रहा था, तो जो महंत नैन दास रहते हैं वो प्रभावित होते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के विचारों से, और वो जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो है गोवध निषेध आंदोलन को चलाते हैं, यानी गौ हत्या जो हो रही है उसको रोकने के लिए एक आंदोलन चलाते हैं। इनके आंदोलन का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि बलौदा बाजार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कमेट और दोबनी नामक क्षेत्र में जो कसाई खाना रहता है जहां पर गायों को काटा जा रहा था वो बंद कर दिया जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में गोवध निषेध आंदोलन किसने चलाया था? तो महंत नैन दास ने चलाया था और मदन ठेठवार ने चलाया था। लेकिन ये किसके विचारों से प्रभावित थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा के विचारों से। क्लियर है? तो बलौदा बाजार के अंतर्गत आने वाले कमेट और धोबनी जो जगह थी वहां के कसाई खाने बंद हो गए थे इस आंदोलन के समर्थन में, आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व 1918। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व 1918। एक्चुअल में क्या होता है, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है दिल्ली में जनवरी 1918 को। तो जनवरी में यह अधिवेशन हो रहा है, यानी किस प्रकार का अधिवेशन है? ये विशेष अधिवेशन है। जो दिसंबर में होता है वो कैसे होता है? वार्षिक अधिवेशन। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन जनवरी 1918 में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में यह अधिवेशन होता है। यहाँ पे मुख्य रूप से एक अखिल भारतीय स्तर में कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है। वैसे पहले भी कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय स्तर में काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है कि इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो बनाई जाती है इस अधिवेशन में, उसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के दो लोगों को शामिल किया जाता है, ई राघवेंद्र राव और सीएम ठक्कर। यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ को, और यह प्रतिनिधित्व ई राघवेंद्र राव और सीएम ठक्कर को प्रदान किया जाता है। यानी जो पूरे 1918 में जो भारत के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनती है उसमें छत्तीसगढ़ के दो लोग शामिल होते हैं, ई राघवेंद्र राव और सीएम ठक्कर। अगला हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट और छत्तीसगढ़। देखिए रॉलेट एक्ट क्या होता है, पहले अपने को यह समझना पड़ेगा
1917-18 में ब्रिटेन से जो है एक सिडनी रॉलेट जो रहते हैं, ब्रिटेन के हाई कोर्ट के जज रहते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति जो या कमेटी जो है वो भारत आती है। और ये कमेटी जो आती है मुख्य रूप से जांच करने आती है कि भारत में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कुछ सुधार की तो आवश्यकता नहीं है। तो उस क्रिमिनल लॉ की जांच के लिए जो है कमेटी भारत भेजी जाती है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है एक एक्ट बनाया जाता है जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट में ये मुद्दा लाया जाता है, या आप बोल लीजिए क्रिमिनल लॉ में एक प्रावधान जोड़ा जाता है जिसके तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और अगर किसी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ना तो अपनी मांग या अपील कहीं नहीं कर सकता, ना वो वकील रख सकता है, ना दलील दे सकता है। इसलिए इस कानून को काला कानून कहा जाता है। और उस व्यक्ति को मतलब कब तक गिरफ्तार किया जाएगा वो भी समय सीमा तय नहीं होती, यानी अनलिमिटेड समय तक के लिए जो है उस व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस कानून को काला कानून कहा जाता है। और मोतीलाल नेहरू इस कानून के विरोध में एक वाक्य बोलते हैं, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना यानी ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना अपना वकील रख सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं। तो इसे काला कानून की संज्ञा दी जाती है। और रॉलेट कानून के विरोध में ही महात्मा गांधी कहते हैं कि ये एक प्रकार का काला कानून है। अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते हैं कि ये एक प्रकार का काला कानून है और हम इस कानून के विरुद्ध में जो है सत्याग्रह को प्रारंभ मेरे को करना ही होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है गांधी जी सोचते हैं कि इस कानून के विरोध में एक सत्याग्रह किया ही जाए। और उसकी मांग के लिए, यानी सत्याग्रह किया जाना है कि नहीं किया जाना, उसके लिए गांधी जी एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें हर प्रांत के जो मुख्य नेता रहते हैं वो उस मीटिंग में शामिल होते हैं। और गांधी जी तय करते हैं कि 30 जनवरी, यहां पर जो है गांधी जी मुख्य रूप से तय करते हैं कि 30 मार्च 1919 को संपूर्ण भारत में एक हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो दिन तय हो जाता है कि 30 मार्च 1919 को संपूर्ण भारत में एक हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। और मध्य प्रांत के नेताओं को ये बोला, सभी प्रांत के नेता वहां पे मौजूद रहते हैं, तो सभी नेताओं को यहां पर बोला जाता है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए, राजनीतिक परिषद के अधिवेशन कीजिए और वहां पर जो लोग आएंगे तो उनको इस हड़ताल के बारे में जानकारी दीजिए। तो यहां पर जो है गांधी जी से मीटिंग करके सब लोग वापस आते हैं और उसी के तहत जो है 20 मार्च 1919 को मध्य प्रांत का राजनीतिक परिषद अधिवेशन होता है। मध्य प्रांत का राजनीतिक परिषद अधिवेशन होता है खंडवा में। ठीक है, खंडवा में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा साहब खापर्डे। दादा साहब खापर्डे का मैं नाम फिर से बता दे रहा हूं, गणेश कृष्ण खापर्डे उनका एक्चुअल नाम था, लेकिन उनको दादा साहब खापर्डे के नाम से जाना जाता था। तो इस अधिवेशन में ही जो है मुख्य रूप से मध्य प्रांत के नेताओं को यह बताया जाता है, जो अन्य नेता रहते हैं और अन्य लोग जो इस अधिवेशन में शामिल होते हैं, कि 30 मार्च 1919 को जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रांत में भी हड़ताल का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि गांधी जी बोले थे कि आप जाकर अन्य नेताओं और जनता को बताइए। तो इस अधिवेशन में, ये अधिवेशन उसी के लिए बुलाया जाता है खंडवा में, कि जो अन्य नेता शामिल होंगे और जो अन्य लोग आएंगे उनको हड़ताल के बारे में जानकारी दी जा सके। तो 30 मार्च 1919 का दिन हड़ताल होगा, ये यहाँ पर जानकारी दी जाती है इस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा साहब खापर्डे करते हैं। इस अधिवेशन में जो छत्तीसगढ़ से शामिल होते हैं ई राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ई राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल इस अधिवेशन में भाग लेते हैं और ये वहां से वापस आकर छत्तीसगढ़ के अन्य नेताओं और लोगों को भी जानकारी देते हैं कि 36 मार्च 1919 को जो है पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत हमको छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल का आयोजन करना है। तो यहाँ पर जो है 30 मार्च 1919 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हड़ताल का आयोजन होता है। बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, राजिम, राजनांदगांव, खैरागढ़, हर जगह यहाँ पे हड़ताल होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भारत बहुत बड़ा था और पूरे भारत में ये सूचना नहीं फैल सकी सही तय समय में कि 30 मार्च 1919 को हड़ताल का दिन है,
तो इसी के लिए कुछ जगहों पर हड़ताल हुई भारत में, कुछ जगहों पर हड़ताल नहीं हुई। तो गांधी जी ने फिर से एक नया निर्णय लिया कि हम पूरे भारत में जो हड़ताल करेंगे वो दोबारा करेंगे, और दिन तय किया गया 6 अप्रैल 1919 का। तो 6 अप्रैल 1919 के दिन को काला दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया गया, क्योंकि ये कानून काला कानून था। तो पहले डिसाइड किया गया था कि 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया जाएगा, लेकिन सभी जगह हड़तालें नहीं हो पाई सही तरीके से, इसी के लिए फिर से दिन डिसाइड किया गया और 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में काला दिवस मनाया गया और इस रॉलेट कानून का विरोध किया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि 6 अप्रैल 30 लिखा गया है, 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को जो है पूरे भारत में काला दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत फिर से हड़ताल का आयोजन किया जाता है। तो 2 बार हड़ताल का आयोजन हुआ है। 30 मार्च 1919 पहले डिसाइड होता है, लेकिन क्योंकि पूरे भारत में सही जगह में सही दिन में हड़ताल नहीं हो पाती, इसी के लिए फिर से 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल होती है और उसी दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले डिसाइड होता है 30 मार्च को काला दिवस मनाना, लेकिन फिर क्योंकि पूरी जगह नहीं हो पाता, इसलिए 6 अप्रैल को फिर से काला दिवस मनाया जाता है। तो इस समय बिलासपुर में पुनः हड़ताल का आयोजन होता है, और बिलासपुर में इस हड़ताल का जो प्रमुख आयोजन करने वाले होते हैं उनका नाम है वामन राव खानखोजे, शिव दुलारे मिश्र, यदुनंदन श्रीवास्तव, ठाकुर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव। तो बिलासपुर में 6 अप्रैल 1919 को जो हड़ताल होती है उसमें ये 5 लोगों का नाम प्रमुख है, वामन राव खानखोजे, शिव दुलारे मिश्र, यदुनंदन श्रीवास्तव, ठाकुर छेदीलाल या बैरिस्टर छेदीलाल या ई राघवेंद्र राव। तो ये 5 लोग जो है बिलासपुर में हड़ताल करते हैं, और वो क्या करते हैं, बिलासपुर में अरपा नदी के तट पर जो पचरी घाट है वहां पर जाकर स्नान करते हैं सुबह सुबह, और काले वस्त्र वहां से पहनते हैं, और काले वस्त्र पहनकर जो है एक रैली निकालते हैं, क्योंकि काला दिवस मना रहे हैं, काले कानून का विरोध कर रहे हैं, इसी के लिए काले वस्त्र धारण करते हैं और पचरी घाट से जो है एक रैली निकालते हैं जो कि सनीचरी बाजार तक बिलासपुर में जाती है, और सनीचरी बाजार में जाकर जो है मुख्य रूप से एक सभा आयोजित होती है। और आपको याद रखना है, जब पचरी घाट से जो है रैली निकलती है तो उस रैली में जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में नारे भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां से रैली निकलकर पहुंचती है सनीचरी बाजार में, और सनीचरी बाजार में जितने प्रमुख नेता रहते हैं इस रैली में, जैसे यदुनंदन श्रीवास्तव, ठाकुर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव, ये सभा को संबोधित भी करते हैं और इस एक्ट के विरोध में वहां पे भाषण भी देते हैं। क्लियर है? तो ये है बिलासपुर में हड़ताल। इस समय राजनांदगांव में भी हड़ताल होती है, जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल करते हैं। वैसे ही अन्य जगहों पर भी हड़तालें होती है। ठीक है, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त हड़ताल करते हैं। तो ये उनका ज्यादा प्रमुख नाम उस समय नहीं आता, जो मेन जो बिलासपुर वाला घटना है उसका नाम ज्यादा आता है। क्लियर है? इस समय जो है इसी समय जो है खारंग नदी पर, बिलासपुर रतनपुर के क्षेत्र में खारंग नदी पर बांध का निर्माण का कार्य चलता रहता है। तो उस बांध के निर्माण में जो वहां के स्थानीय मजदूर रहते हैं वही बांध के निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। तो वहां पर जो है एक व्यक्ति रहते हैं बाबा पुरुषोत्तम दास, जो कि रतनपुर निवासी थे। बाबा पुरुषोत्तम दास जो है वो बांध के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को रॉलेट एक्ट के बारे में बताते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इस एक्ट के विरोध में जो आप बांध निर्माण का कार्य कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। तो जितने भी मजदूर रहते हैं जो स्थानीय क्षेत्र के रहते हैं, बाबा पुरुषोत्तम दास के आह्वान पर जो है वहां पर मुख्य रूप से बांध निर्माण के कार्य को रोक देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, खारंग नदी पर जो बांध निर्माण का कार्य चल रहा था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में उस बांध निर्माण के कार्य को रोक दिया जाता है। अगला देखते हैं यहां पर, जैसे देखिए यहां पर तय होता है 30 मार्च को कि मतलब जो गांधी जी के आह्वान पर पहले क्या डिसाइड होता है, 30 मार्च 1919 को ही हड़ताल की जाएगी। तो इसी अवसर का लाभ उठाते हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे क्या करते हैं इस समय, क्योंकि जो हिंदी साहित्य लिखे जा रहे थे उस साहित्य को रोक लगा दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि आप कोई भी साहित्य नहीं लिख सकते जो कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो। तो यहां पर जनता को जागृत करने के लिए क्या होता है, 30 मार्च 1919 रायपुर में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की नींव रखी जाती है।
मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की नींव रखी जाती है माधवराव सप्रे के द्वारा, यानी एक समिति बना दी जाती है, बोल लीजिए मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से 30 मार्च 1919 को, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं और जो छत्तीसगढ़ में आप बोलिए छत्तीसगढ़ में जितने प्रमुख साहित्यकार थे वो इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो नींव 30 मार्च 1919 को माधवराव सप्रे के द्वारा रखी जाती है। ये सम्मेलन जो होता है वहां पे साहित्यकारों का, उस साहित्यकारों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो करते हैं उनका नाम रहता है बैरिस्टर प्यारेलाल मिश्र या ठाकुर प्यारेलाल मिश्र भी इनको बोला जाता है। तो प्यारेलाल सिंह अलग है, प्यारेलाल मिश्र अलग है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो अध्यक्षता करते हैं ठाकुर प्यारेलाल मिश्र, ठीक है। तो इसका मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन आपको याद रखना है, क्लियर है। तो इस सम्मेलन में भाग लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, रामदयाल तिवारी, गिरिधर वैष्णव, ठीक है। तो गिरिधर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, रामदयाल तिवारी, लोचन प्रसाद पांडे और माखनलाल चतुर्वेदी, ये जो महान साहित्यकार थे ये इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो है गिरिधर वैष्णव जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ सुराज नाम से एक पत्रिका या बोल लीजिए रचना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ सुराज, तो पेपर में मेंस में तो पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ सुराज के लेखक कौन थे, तो गिरिधर वैष्णव थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में ये पत्रिका प्रारंभ की थी, छत्तीसगढ़ सुराज। फिर ये बुक भी बनी है, रचना भी बनी है, तो आपको याद रखना है गिरिधर वैष्णव ने छत्तीसगढ़ी सुराज नाम से जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में जो प्रारंभ की थी साहित्य लेखन, वो जो है मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ही प्रारंभ की थी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा फैक्ट है, पेपर में रचना का नाम तो पूछता ही है, तो यहां से आपको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए क्या होता है, 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हम बोल लेते हैं, 30 मार्च 1919 से लेकर 6 अप्रैल 1919 तक पूरे भारत में हड़तालों का आयोजन होता है। उसके बाद हर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी जाती है। मुख्य रूप से जो ये हड़तालें होती 30 मार्च से 6 अप्रैल तक, उसकी 1/3 हड़ताल केवल पंजाब में होती है, यानी पंजाब जो है वो रॉलेट एक्ट का विरोध पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। तो 9 अप्रैल 1919 का दिन होता है रामनवमी का। तो रामनवमी के अवसर पर जो है पंजाब के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनके नेतृत्व में एक रैली निकाली जाती है रामनवमी के दिन में। तो रामनवमी के दिन में जो रैली निकलती है, क्योंकि उस क्षेत्र में धारा 144 लागू रहती है, तो इस रैली के जो नेतृत्व करता रहते हैं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, वो मुख्य रूप से उस रैली में जो है वो रॉलेट एक्ट के विरोध में भी नारे लगा रहे थे। तो उनको जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया जाता है। तो उस सभा में जो भी लोग जाते हैं, ना तो उनके पास हथियार रहते हैं, केवल जलियांवाला बाग में अंदर घुसने का एक ही रास्ता रहता है, एक ही दरवाजा रहता है, वहां से वो जाते हैं और अंदर जाकर एक शांति सभा का आयोजन करते रहते हैं। क्योंकि उस क्षेत्र में धारा 144 लागू थी तो सभा भी नहीं हो सकती थी। तो जो जनरल डायर रहते हैं वो आते हैं अपने पुलिस कर्मियों के साथ और निहत्ती भीड़ में गोली चालन कर देते हैं, जिससे वहां पर मौजूद लगभग 1165 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा और भी है, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो आंकड़ा दिया हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो वहां पे मौजूद जलियांवाला बाग में जो निहत्ते भीड़ रहती है उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध जो होता है पूरे भारत में होता है, और उस पूरे भारत में इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध होता है, तो छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहता और छत्तीसगढ़ में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध होता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का अधिवेशन होता है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का अधिवेशन होता है खंडवा में 17 से 18 अप्रैल 1919 खंडवा में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा साहब खापर्डे। और इस अधिवेशन में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट दोनों की निंदा की जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का अधिवेशन, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ रहता है, उसी के विरोध में 17 से 18 अप्रैल 1919 खंडवा में मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का अधिवेशन होता है। अध्यक्षता करते हैं दादा साहब खापर्डे। इस अधिवेशन में पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव भाग लेते हैं, जहां पर रविशंकर शुक्ल ये प्रस्ताव रखते हैं कि हमको जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जितने भी लोग मध्य प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं वो अपना त्याग पत्र दे दें। तो यहाँ पर जो है पंडित विष्णुदत्त शुक्ल जो रहते हैं वो रविशंकर शुक्ल के प्रस्ताव पर हामी भरते हैं और अपना जो है विधानसभा से त्याग पत्र दे देते हैं। जो मध्य प्रांत की काउंसिल रहती है उससे त्याग पत्र दे देते हैं। लेकिन जो दादा साहब खापर्डे रहते हैं वो त्याग पत्र नहीं देते और वो बोलते हैं कि हमको सरकार में रहते हुए जो है सरकार के खिलाफ विरोध करना है। ठीक है। तो यहाँ पर दादा साहब खापर्डे त्याग पत्र नहीं देते, लेकिन विष्णुदत्त शुक्ल त्याग पत्र दे देते हैं। इसके बाद जो दादा साहब खापर्डे का जो चार्म रहता है या बोल लीजिए जो उनकी प्रसिद्धि रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है। लेकिन विष्णुदत्त शुक्ल क्योंकि इस्तीफा दे देते हैं और ये प्रस्ताव पंडित रविशंकर शुक्ल रखते हैं, तो धीरे धीरे प्रसिद्धि पंडित रविशंकर शुक्ल की ओर बढ़ने लगती है और विष्णुदत्त शुक्ल की ओर बढ़ने लगती है। अगला हम देखते हैं, इसके बाद होता है धमतरी तहसील द्वितीय राजनीतिक परिषद। कल हमने पढ़ा था धमतरी में पहला तहसील स्त्री सम्मेलन, अब हम पढ़ रहे हैं धमतरी में द्वितीय तहसील स्त्री सम्मेलन। ठीक है। पहला हमने कल पढ़ा था, द्वितीय तहसील स्त्री सम्मेलन है, ये हो रहा है मई 1919 को। मई 1919 को धमतरी में द्वितीय तहसील स्त्री सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं फिर से दादा साहब खापर्डे। यहां पर भी अध्यक्षता दादा साहब खापर्डे कर रहे हैं, यहां पर भी अध्यक्षता दादा साहब खापर्डे कर रहे हैं। इस सम्मेलन को आयोजित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इस तहसील स्त्री सम्मेलन का आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सम्मेलन में भी जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की जाती है और साथ ही साथ जो है मद्य निषेध यानी जो शराबबंदी और मुख्य रूप से खादी वस्त्र से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। क्लियर है। तो ये है धमतरी तहसील द्वितीय तहसील स्त्री सम्मेलन धमतरी में हो रहा है मई 1919 दादा साहब खापर्डे की अध्यक्षता में, जिसमें रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा होती है और मद्य निषेध और खादी वस्त्र के प्रयोग से संबंधित जो है प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। और इस सम्मेलन को आयोजित करने में पंडित सुंदरलाल शर्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला हम देखते हैं धमतरी में नूतन माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 1919 से 1920। तो क्या होता है, इस समय धमतरी में जो स्कूल चलते रहते हैं वो मुख्य रूप से ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्थापित स्कूल रहते हैं और वो जो आंदोलन भारत में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वो वहां के विद्यार्थियों को रोकते थे कि स्कूलों की जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो मिशनरी जो है वो विद्यार्थियों को रोकती थी कि आप जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं आप जाकर आंदोलन में भाग नहीं ले सकते। तो इसी के लिए यहाँ धमतरी के नेता ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है अपने जो यहाँ के बच्चे हैं उनको हम उस ईसाई मिशनरियों के स्कूल में जाकर पढ़ने से रोके, उसके लिए हम अपने स्वयं के विद्यालय स्थापित करते हैं और उस विद्यालय में ही जो है हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि वो बच्चे जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भी हिस्सा ले सके। तो इसी के लिए ईसाई मिशनरियों के स्कूलों का विरोध करते हुए धमतरी में जो है नूतन माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसमें जो है इस शिक्षण समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं बाजीराव कृदत्त। तो बाजीराव कृदत्त के द्वारा ही मुख्य रूप से ये स्कूल बनाया का निर्माण किया जाता है, नूतन विद्यालय की स्थापना की जाती है। तो शिक्षण समिति के अध्यक्ष रहते हैं बाजीराव कृदत्त। मंत्री होते हैं इस नूतन विद्यालय के मोहम्मद अब्दुल हकीम और व्यवस्थापक रहते हैं अब्दुल रजाक खां। ठीक है। तो बाजीराव कृदत्त के द्वारा स्थापित होता है नूतन विद्यालय, जिसके मंत्री होते हैं मोहम्मद अब्दुल हकीम और व्यवस्थापक रहते हैं अब्दुल रजाक खां। क्लियर है। अगला हम पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़। देखिए जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18 के बीच, तो वर्ल्ड वॉर में जो है जो तुर्की यानी उस समय जो हम टर्की बोलते हैं जिसको, तुर्की के जो लोग थे या तुर्की जो देश था उसने जो है इस वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के खिलाफ यानी ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी को सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर में। तो जब जर्मनी से वर्ल्ड वॉर चल रहा मतलब वर्ल्ड वॉर हो रहा था और ब्रिटेन जो है जर्मनी के अपोज था और जो मुख्य रूप से जो तुर्की का देश था उसने सपोर्ट किया था जर्मनी को, ना कि ब्रिटेन को।
तो यहां पर जो है, और ब्रिटेन से युद्ध हो रहा है टर्की का, अगर देखे वर्ल्ड वॉर जीतेगा ब्रिटेन तो क्या करेगा, टर्की को खत्म ही तो करेगा वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यहां पर जो मुस्लिम रहते थे, क्योंकि तुर्की में जो खलीफा का पद होता था, यानी तुर्की का जो राजा होता था, वो जो है मुख्य रूप से खलीफा, वो सभी जो पूरे देश में मुसलमान रह रहे हैं उन सब का प्रमुख होता था वही खलीफा। यानी जो भारतीय मुसलमान भी थे वो भी खलीफा को ही अपना सर्वोच्च पद मानते थे। ठीक है, तो जो क्योंकि तुर्की जो था वो अपोज कर रहा था ब्रिटेन का और सपोर्ट कर रहा था जर्मनी का, तो जो भारतीय मुसलमान थे वो भी किसका सपोर्ट करते, तुर्की का ही तो सपोर्ट करते। लेकिन क्योंकि भारत जो था वो ब्रिटेन के अधीन था, तो ब्रिटेन को ये डर था कि ये जो भारतीय मुसलमान है वो कहीं जाकर तुर्की के मुसलमानों के साथ मिलकर हमारे साथ ही वर्ल्ड वॉर में, हमारे विरुद्ध ही वर्ल्ड वॉर में ना शामिल हो जाए। इसी के लिए जो ब्रिटेन के लोग रहते हैं या ब्रिटेन के प्रमुख अधिकारी रहते हैं, अंग्रेज अधिकारी, वो भारतीय मुसलमानों को बोलते हैं कि आप इस वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए, अगर हम वर्ल्ड वॉर जीतेंगे तो जो तुर्की का खलीफा का पद है वो खत्म नहीं करेंगे और आपकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, यानी ब्रिटेन क्या करता है, क्योंकि जर्मनी हार जाता है वर्ल्ड वॉर में तो तुर्की भी हार गया, तो ब्रिटेन क्या करता है, तुर्की को 2 भागों में विभक्त कर देता है और जो खलीफा जो रहते हैं उस समय तुर्की के, उनको गिरफ्तार कर लेता है। यानी जो सर्वोच्च पद मुस्लिमों का उस समय रहता है खलीफा, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो उस तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए पूरे विश्व में चालू होता है खिलाफत आंदोलन, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है और भारत में भी इस तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। तो भारत में चालू हो रहा है तो छत्तीसगढ़ भी उस आंदोलन से अछूता नहीं रहता। एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाई जाती है पूरे भारत में, जिसका नेतृत्व सौंप दिया जाता है महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी भी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है एक बड़े आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे थे, जिसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसी के लिए यहां पर तय होता है कि जो खिलाफत आंदोलन है वो भी जो है असहयोग आंदोलन के साथ चलेगा और इसका नेतृत्व जो है सौंप देते हैं गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी यहां पर चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम अभी तक फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा था, तो गांधी जी पाते हैं कि ये मौका बहुत अच्छा है हिंदू मुस्लिम को साथ लाने के लिए, इसलिए गांधी जी जो है अखिल भारतीय खिलाफत समिति के प्रमुख बन जाते हैं और गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ प्रारंभ होता है। तो इसी के एवज में छत्तीसगढ़ में भी जो है अखिल भारतीय जैसे खिलाफत समिति बनती है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी खिलाफत समिति बनाई जाती है। तो 17 मार्च 1920 में खिलाफत आंदोलन समिति रायपुर में बनती है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन समिति रायपुर में बनती है, जिसके जिला मंत्री बनाए जाते हैं मौलाना अब्दुल रऊफ खां को। याद रखिएगा, बहुत से लोग मैंने टेस्ट में दिया था तो इसको असगर अली लेके चले थे। असगर अली राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, ना कि छत्तीसगढ़ के नेता थे। ठीक है, तो 17 मार्च 1920 को खिलाफत आंदोलन समिति रायपुर में बनती है, जिसके जिला मंत्री बनाए जाते हैं मौलाना अब्दुल रऊफ खां। इसी अवसर पर 17 मार्च 1920 को जब खिलाफत आंदोलन समिति बनती है तो उसी समय जो है एक सभा का आयोजन किया जाता है 17 मार्च 1920 को। इस सभा में भाग लेने के लिए आते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहते हैं असगर अली, वो इस सभा में भाग लेने आते हैं, यानी इस समिति के उद्घाटन समारोह में जो सभा हो रही है उसमें भाग लेने राष्ट्रीय स्तर की जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनती है उसके एक सदस्य रहते हैं असगर अली। वो इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर की जो समिति है खिलाफत समिति, उसके ही सदस्य रहते हैं असगर अली। वो यहाँ सम्मेलन में भाग लेने आते हैं और सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिंदुओं के प्रति जो है अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप मुसलमानों का खलीफा के पद को बचाने के लिए आप साथ दे रहे हैं। पहले असगर अली संबोधित करते हैं, फिर उसके बाद जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ही संबोधन करते हैं और ये बोलते हैं कि आज हम असली में हिंदू और मुसलमान ना रहकर एक सच्चे हिंदुस्तानी बन गए हैं। तो आपको ये कथन भी पूछा जाता है कि आज हम हिंदू मुस्लिम ना होकर एक सच्चे हिंदुस्तानी बन गए, ये कथन किसका है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल का कथन है, जो इस 17 मार्च 1920 की सभा को संबोधित करते हुए वो कहते हैं। तो आपको याद रखना है असगर अली अखिल भारतीय राष्ट्रीय समिति जो
खिलाफत समिति बनी थी उसके सदस्य थे, वो यहाँ पर खिलाफत समिति के प्रचार के लिए आए थे। तो जब ये समिति बनती है तो जो उसकी सभा का आयोजन होता है तो उसमें असगर अली अपना कथन बोलते हैं और हिंदुओं को धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर बिलासपुर और दुर्ग में भी जो है खिलाफत समिति बनाई जाती है। दुर्ग में खिलाफत समिति का प्रमुख कौन रहता है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यहाँ पर दुर्ग में खिलाफत समिति बनी है ये जानकारी जरूर है। बिलासपुर में जो खिलाफत समिति बनती है उसके प्रमुख रहते हैं वजीर खां, अकबर खां और हकीम अजमल खां। वजीर खां, अकबर खां और हकीम अजमल खां ये रहते हैं बिलासपुर के प्रमुख। रायपुर के प्रमुख रहते हैं मौलाना अब्दुल रऊफ खां। असगर अली संबोधन करते हैं 17 मार्च 1920 को। तो ये सब पाठ हमने कर लिया। बिलासपुर का याद रखना वजीर खां, अकबर खां और हकीम अजमल खां, और दुर्ग के कौन है ये जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर हमने खिलाफत आंदोलन के पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कंडेल नहर सत्याग्रह और गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन। अब हम वो वाला पार्ट कवर करेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह क्या है और गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ तो किस तरीके से वो पाठ हम देखते हैं। तो देखिए कंडेल नहर सत्याग्रह जो है, सबसे पहले कंडेल कौन से तहसील में उस समय पड़ता था, तहसील के हिसाब से मैं बता रहा हूं क्योंकि उस समय के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो कंडेल जो है वो धमतरी तहसील में उस समय पड़ता था। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो है वो मुख्य रूप से चला था अगस्त 1920 से लेकर दिसंबर 1920 तक। तो इसकी हम थोड़ी वस्तु स्थिति को समझ लेते हैं पहले, फिर हम कंडेल नहर सत्याग्रह के अंतर्गत आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले महानदी वृहद नहर योजना अंग्रेजों के द्वारा जो है 1900 के प्रारंभ में जो है 1910 1912 के आसपास जो है यहाँ पर तय किया गया कि हम महानदी से वृहद नहर योजना प्रारंभ करेंगे, यानी महानदी से जो है नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। तो महानदी वृहद नहर योजना जो है वो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है सर हैरियट को। सर हैरियट जो थे उस समय जो है सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता यानी इंजीनियर थे। तो सर हैरियट को जो है महानदी वृहद नहर योजना प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा उस समय धमतरी तहसील के अंतर्गत आने वाले मॉडर्न सिल्ली गांव के निकट जो है एक बांध का निर्माण करवाया जाता है सिलियारी नदी पर। सिलियारी नदी पर जो कि मॉडर्न सिल्ली गांव के निकट बह रही थी, तो वहां पर एक बांध का निर्माण करवाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके और उस नहर से जो मतलब उस बांध का जो पानी है उसको इकट्ठा करके उस बांध के पानी को छोड़ दिया जाता है रुद्री। मतलब ये योजना रहती कि पहले एक बांध का निर्माण करते हैं, उसके बाद एक धमतरी के अंतर्गत ही दूसरा बांध बनाएंगे जो कि महानदी पर बनेगा, और जो सिलियारी नदी के पानी को रोककर जो बांध बनाया गया वहां से नहर निकालेंगे और उस पानी को महानदी में छोड़ देंगे, और महानदी में छोड़ने के बाद जो रुद्री बांध है वहां से दूसरी नहरें निकालेंगे, और वो रुद्री बांध से जो नहरें निकलेगी वो धमतरी तहसील के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। तो सबसे पहले बांध बनाया गया मॉडर्न सिल्ली, जो कि मॉडर्न सिल्ली गांव में सिलियारी नदी पर बना, वहां से नहरें निकाली गई और एक दूसरा बांध बनाया गया जो कि रुद्री बांध कहलाया। वो भी धमतरी तहसील के अंतर्गत रुद्री भी एक गांव था। तो वहां से मॉडर्न सिल्ली बांध से वो पानी जो सिलियारी नदी का रोका गया था वो वहां से रास्ता बनाते हुए वो पानी को लाया गया महानदी तक, और अब महानदी पर वो पानी मिल गया तो वहां पर जो है रुद्री गांव में जो है एक और बांध बना दिया गया जिसको बोला गया रुद्री डैम। ठीक है, तो ये बांध निर्माण में जो है बहुत सारे पैसे खर्चे हुए। तो अंग्रेजों ने जो है, क्योंकि ये बांध किस लिए बनाया गया था, क्योंकि उस बांध से नहरें निकलवाई जाएंगी और उस नहरों के माध्यम से जो है सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। क्योंकि ये खर्चा बहुत ज्यादा हुआ तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया कि हमारा तो नहरें निकलवाने के लिए इस बांध बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, तो हम क्या करते हैं कि जो नहर कर जो है जो हम प्रत्येक वर्ष वसूल करते थे, पहले भी अंग्रेज, ऐसा नहीं कि इस डैम के बनने के पहले अंग्रेज पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, पानी प्रोवाइड कर रहे थे और उसके लिए जो है नहर कर जो है वो वार्षिक रूप से लगता था। लेकिन जब रुद्री डैम बना तो और वहां से जो नहरें निकलवाई गई तो अंग्रेजों का बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, और उस खर्चे की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने क्या किया
कि जो नहर निकाला गया और उसके ऊपर नहर कर लगाया गया, जो पहले वार्षिक तौर पर लगता था, अब उस नहर कर को जिस भी गांव को पानी चाहिए था उसको जो है उस नहर कर को स्वीकार करना पड़ता था, और वो नहर कर के लिए उनको अनुबंध करना पड़ता था अंग्रेजों से 10 साल का। यानी जो पहले नहर कर वार्षिक रूप से लग रहा था, अब जिस भी गांव को उस नहर से पानी का उपयोग करना है उसको जो है अंग्रेजों से 10 साल का अनुबंध करना पड़ता था, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था कि हम 10 साल तक आपको नहर कर देंगे। और जो 10 साल का नहर कर था वो केवल एक बार में ही पटा दिया जाएगा, यानी ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष ऐसे ऐसे बांटा जाएगा। यानी जो 10 साल के लिए नहर कर की राशि वो अंग्रेज इकट्ठा वसूल कर रहे थे एक बार में। आप एक बार पैसा दीजिए और 10 साल तक उस नहर के पानी का प्रयोग कीजिए। तो ये जो कर का राशि था वो इतना ज्यादा था कि कंडे जो धमतरी के प्रत्येक गांव अपने लिए एक तालाब बना सकते थे और उस तालाब का पानी का प्रयोग अपनी सिंचाई में कर सकते थे। तो इतना ज्यादा नहर कर की राशि रखी गई थी। ठीक है, और 10 साल का अनुबंध करना यानी 10 साल का पैसा एक साथ आपको पटाना, ये तो बहुत कम पॉसिबल था। तो इसी के लिए क्या किया गया, जो बहुत से गांव जो थे वो तैयार ही नहीं हुए इस नहर कर को पटाने के लिए, यानी उन्होंने बायकॉट कर दिया कि हम नहर के पानी का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो उसी के समय जो है, क्योंकि अंग्रेजों को दिखा कि उनकी ये जो नहर कर वाली योजना है वो फेल होते जा रही है, तो उन्होंने क्या किया कि धमतरी में ही एक गांव पड़ रहा था, धमतरी तहसील में कंडेल। कंडेल गांव के जो माल गुजार थे यानी गौटिया जो उस समय थे, उनका नाम था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा है। तो उन्होंने एक योजना बनाई अंग्रेजों ने कि जो कंडेल गांव के लोग हैं वो हर जगह राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो हम क्या करें कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हमारा भक्त बन जाए। ठीक है, यानी वो हमारे कदमों में आकर गिरे और उसके बाद हमारी भक्ति करता रहे। तो इसी के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, जो कंडेल गांव के पास से नहर जा रही है उसमें गड्ढा खोद देंगे और वहां से एक नली बना देंगे, जहां से उस नहर का पानी उस नली से होता हुआ कंडेल गांव के जो किसान है उनके खेतों में पहुंच जाएगा। ठीक है, और हम उसके बाद जो है उस नहर के पानी की चोरी का आरोप लगाएंगे कंडेल गांव के लोगों पर और उनके ऊपर जुर्माना लगा देंगे, और जुर्माने की राशि तो वसूल करेंगे ही उनसे, साथ ही साथ क्या करेंगे, उनके ऊपर उनको वहां पे बोल देंगे कि आपको ये जो है हमारे साथ नहर कर जो है आपको पटाना ही पड़ेगा, हमको आपको अनुबंध करना ही पड़ेगा। ये दबाव बनाएंगे हम आगे चल के, अंग्रेजों ने ये सोचा। और जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव क्योंकि उस गांव के माल गुजार है, तो वो किसान और हम जो मतलब वो आएंगे हमारे पास, क्योंकि उनको जुर्माना पटाना पड़ेगा, तो जुर्माने की राशि को हम कम करने के एवज में क्या करेंगे, उसको अपना भक्त बना लेंगे, ताकि वो हमारे सामने झुक गया, और हमारे सामने अगर आकर वो झुक जाएगा तो उसके बाद जो है वो हम उसको अपना राजभक्त बनाकर रखेंगे। ये जो है अंग्रेजों का प्लान था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अगस्त 1920 में रात्रि को अचानक जो है जो कंडेल के पास से नहर जा रही थी उस पर पानी छोड़ दिया। अब और वहां पर जो गड्ढा खुदवा दिया, कहां से, नहर से कंडेल गांव के खेतों में। तो अब वो गड्ढा खुदवा के नली बनाकर वो पानी क्या कर दिया गया, अंग्रेज जो कंडेल गांव के लोग हैं उनके खेतों में छोड़ दिया गया। लेकिन आप मानिए उस दिन जो था, ईश्वर ने ऐसा चाहा कि उस दिन कंडेल के आसपास के गांव में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है और जो खेतों में जो नहर का पानी जा रहा है वो तो गए, साथ साथ बारिश हो गई, तो बारिश इतनी पर्याप्त मात्रा में होती कि उसमें सिंचाई आसानी से की जा सकती थी। अब अगले दिन होता है, तो अगले दिन क्या करते हैं, अंग्रेज जो है कंडेल गांव पहुंचते हैं और वहां पर बोलते हैं, देखिए आपने नाली खुदवाई है, नहर से पानी लिया है, तो आपको जो है पानी चोरी का आरोप लगाते हैं और उनके ऊपर जुर्माना लगा देते हैं 4303 रुपए का, कि आप ये जुर्माने को पटाइए। अगर आप इस जुर्माने को नहीं पटाएंगे तो हम आपके जो सिंचाई के लिए जो आपके पशु हैं उसको हम कैद कर लेंगे और उसकी नीलामी करके हम जुर्माने की राशि को वसूल कर लेंगे। ये दबाव बनाया गया कंडेल गांव के ऊपर। अब यहां पर जो है सितंबर 1920, यहां तो पूरा दबाव बना दिया गया कि आप हमको पैसा दीजिए, नहीं देंगे तो हम आपके जो पशु हैं उनको कैद कर लेंगे। इसके बाद सितंबर 1920 को जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव रहते हैं, वो जितने भी उनके प्रमुख नेता रहते हैं धमतरी के, सबको एक जगह बुलाते हैं, उनकी मीटिंग करते हैं, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले सब उपस्थित होते हैं उस मीटिंग में। तो यहां पर यह प्लान बनाया जाता है
कि हम जो है इस नहर कर का जो नहर कर मुख्य रूप से जो जुर्माना लगाया गया हम उसको नहीं पटाएंगे, ठीक है, और हम इस जुर्माने के विरुद्ध जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ एक सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो कंडेल गांव में सत्याग्रह हुआ था वो नहर कर के विरोध में नहीं हुआ था, बल्कि ये जुर्माना जो लगाया गया था उसके विरोध में हुआ था। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जो ये 4,303 रुपए का जुर्माना अंग्रेजों ने लगाया है उस कहर कर के नहर के पानी का प्रयोग करने के एवज में, चोरी करने के एवज में, तो इस जुर्माने के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह प्रारंभ होता है। तो सितंबर 1920 में यह तय हो जाता है कि हम सत्याग्रह करेंगे। तो जैसे ही तय होता है कि सत्याग्रह करेंगे और अंग्रेजों को दिखता है कि ये तो हमको पैसे चुका नहीं रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं, जितने भी किसानों के पास सिंचाई योग्य पशु रहते हैं उनको कैद कर लेते हैं और अपने जुर्माने की राशि वसूल करने के लिए उन पशुओं की नीलामी करने का निर्णय लेते हैं। और धमतरी तहसील के अंतर्गत जो भी रविवार का बाजार लगता था, जिसको इतवारी बाजार बोलते थे उस समय, उस बाजार में जो है पशुओं की नीलामी के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन जब पशुओं की नीलामी के लिए वहां पर लेके जाते हैं तो कोई भी पशुओं की नीलामी में बोली लगाने नहीं आता, तो अंग्रेजों की ये योजना भी फेल हो जाती है। फिर अंग्रेज योजना बनाते हैं, अब हम धमतरी तहसील के आसपास जितनी और तहसील स्थित है उन पर वहां इन पशुओं को लेकर जाएंगे और वहां नीलामी करेंगे। लेकिन ये क्षेत्र राष्ट्रीय आंदोलन में इतना प्रसिद्ध था, धमतरी और आसपास के क्षेत्र, कि बाकी तहसील के लोग भी नीलामी में नहीं आए, वहां पर कोई नीलामी ही नहीं लगाया, पशुओं की बोली ही नहीं लगाए। तो अंग्रेजों की ये योजना भी फेल हो जाती। तब अंग्रेज क्या करते हैं कि जो कंडेल गांव के प्रमुख जो रहते हैं मालगुजार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और उनके भाई जिनका नाम रहता है लालजी श्रीवास्तव, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और साथ ही साथ जो है जितने भी बड़े किसान रहते हैं इस धमतरी के आसपास, कंडेल गांव के आसपास, उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप मिलकर ये योजना बनाते कि अब जो है हम इस सत्याग्रह को जो है वो मुख्य रूप से अखिल भारतीय लेवल में फैलाएंगे और इसका नेतृत्व जो है हम अखिल भारतीय नेताओं को सौंपेंगे। तब यहाँ पर क्योंकि यहाँ के जितने भी नेता रहते हैं वो तिलक जी की विचारधाराओं से प्रभावित रहते हैं, लेकिन अगस्त 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई रहती है और उसके बाद पूरे भारत में जो एक प्रमुख नेता रहते हैं वो महात्मा गांधी रहते हैं। तब यहाँ के नेता डिसाइड करते हैं कि हम जो है इस सत्याग्रह की जिम्मेदारी जो है महात्मा गांधी को सौंपेंगे। तो इसके एवज में जितने प्रमुख नेता धमतरी के रहते हैं वो लेटर लिखते हैं गांधी जी को कि आप जो है हम धमतरी के आसपास के क्षेत्रों में सत्याग्रह चल रहा है, आप इस सत्याग्रह में शामिल हुई और इस सत्याग्रह को सफल बनाइए। गांधी जी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और यहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा को धमतरी के नेता जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आप जाकर गांधी जी को लेकर यहाँ पर आएंगे। लेकिन गांधी जी उस समय क्या होता है, अगस्त 1920 में गांधी जी ये डिसाइड किए रहते हैं, मतलब ये कांग्रेस की तरफ से डिसाइड हो जाता है कि भारत में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। अगस्त 1920 में ही ये डिसाइड हो जाता है और अगस्त 1920 में ही जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है जिसमें असहयोग आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे रहते हैं। तो गांधी जी उस समय अगस्त 1920 से ये तय करते हैं कि वो पूरे देश का दौरा करेंगे और देश के हर जगहों में जाकर जो है तिलक स्वराज फंड के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, पूरे देश के दौरे में जाते हैं, कभी वो लाहौर जाते हैं, कभी काशी जाते हैं, कभी पटना। पंडित सुंदरलाल शर्मा को जैसी जानकारी लगती है कि गांधी जी लाहौर गए हैं तो पंडित सुंदरलाल शर्मा लाहौर जाते हैं उनके पीछे वो गांधी जी को यहाँ लाने के लिए। लेकिन लाहौर में वो पहुंचते पंडित सुंदरलाल शर्मा, तब तक गांधी जी लाहौर से काशी पहुंच गए रहते हैं। फिर वो काशी जाते हैं, जब वो काशी पहुंचते हैं तो गांधी जी पटना पहुंच गए रहते हैं। तो ऐसे ऐसे वो गांधी जी का पीछा करते करते जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जब धमतरी वापस आते हैं तो उनको सूचना मिलती कि जो महात्मा गांधी है वो अभी जो है कलकत्ता में है। तो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है गांधी जी को लेने के लिए 2 दिसंबर 1920 को, ठीक है, 2 दिसंबर 1920 को जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है गांधी जी को लेने के लिए धमतरी से कलकत्ता के लिए निकलते हैं और वहां पर पहुंचकर उनकी फाइनली गांधी जी से मीटिंग होती है और गांधी जी जो है वो छत्तीसगढ़ आने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये सूचना जो है लगती है, जो कंडेल गांव के आसपास के अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, नहर या सिंचाई विभाग के अधिकारी रहते हैं, उनको जैसे ही ये सूचना लगती है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लेने गए हैं और गांधी जी अगर आकर यहाँ पे सत्याग्रह को समर्थन देंगे या सत्याग्रह करेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये सत्याग्रह जो कि एक
सीमित क्षेत्र में हो रहा है वो पूरे अखिल भारतीय लेवल में फैल जाएगा, तो वो गांधी जी के आने की सूचना से ही हकबगा जाते हैं और अपने जितने भी अधिकारी रहते हैं नहर से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, सबको कंडेल ग्राम भेजते हैं। तो गांधी जी के आने के पहले ही कंडेल ग्राम में सभी सिंचाई अधिकारी पहुंच जाते हैं और सबसे पहले पहुंचकर वो मुआयना करते हैं कि एक्चुअल में पानी की चोरी हुई थी कि नहीं। तो वहां पे ये पाया जाता है कि कोई भी पानी की चोरी नहीं हुई थी। लेकिन अगर साफ साफ अंग्रेज अधिकारी ये बोल देते कि पानी की चोरी नहीं हुई है तो उनकी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा निंदा होती। इसी के लिए वो ब्रिटिश सरकार की जो है गलतियों को छुपाने के लिए क्या करते हैं, उस जो जुर्माने की राशि को आधा कर देते हैं। ठीक है, तब भी वहां के जो किसान है वो नहीं मानते कि हम जुर्माना देंगे, तो उस जुर्माने की राशि को 1/4 कर देते हैं। तब भी वो नहीं मानते, तो फाइनली जो है जुर्माने की राशि को माफ कर दिया जाता है। तो गांधी जी के आने के पहले ही जुर्माने की राशि पूरी खत्म हो जाती है और ये सत्याग्रह गांधी जी के आने के पहले ही सफल हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो अंग्रेजों ने जो इनके पशुओं को कैद करके रखा था उसमें से कई पशुओं की मृत्यु हो जाती है कांजी हाउस में। तो जब जिन पशुओं की जिन जिन मालिकों के पशुओं की मृत्यु होती है उन मालिकों को उस पशु का जितना मूल्य होता है उतना पैसा दिया जाता है। जिन पशुओं की हालत गंभीर होती है उनका इलाज भी अंग्रेजों के द्वारा ही करवाया जाता है। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए कि गांधी जी ने इस सत्याग्रह को जो है वो असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने का निर्णय लिया था। यानी गांधी जी जो है इस सत्याग्रह का नेतृत्व करने नहीं आ रहे थे। एक्चुअल में गांधी जी ने काम ये था, क्योंकि असहयोग आंदोलन चालू होना ही था, अगस्त में तय हो चुका था और इसके बाद नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था 26 दिसंबर से। तो गांधी जी ने ये बहुत अच्छा मौका समझा कि हम जो है ये कंडेल नहर सत्याग्रह को एक अखिल भारतीय लेवल में प्रचारित करेंगे और कंडेल नहर सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन का प्रारंभिक स्टेज मानकर असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। यानी वो कंडेल, अगर देखे पिछले साल के पीएससी का क्वेश्चन भी था तो उसमें आंसर क्या लिया है कि असहयोग आंदोलन को प्रचारित करने के लिए गांधी जी आए, तो बिल्कुल सही था, क्योंकि यहां पर यही डिसाइड होता है। गांधी जी जो है कंडेल नहर सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन का प्रारंभिक चरण ही मानकर यहां पर आए थे कि यहीं से हम असहयोग आंदोलन को प्रचारित करेंगे। और साथ ही साथ जो तिलक स्वराज फंड बनाया गया है असहयोग आंदोलन के चालू करने के लिए, तो तिलक स्वराज फंड के लिए ही तो वो पूरे देश का दौरा कर रहे थे। तो यहां पर भी हम तिलक स्वराज फंड के लिए जो है धन को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये दो कारण से, तिलक स्वराज फंड और असहयोग आंदोलन, ये दो कारण से गांधी जी आए थे छत्तीसगढ़। तो यहां पर जो है आपको ये पिछले बार का ही क्वेश्चन था पीएससी का, तो ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब का जो आप रेफरेंस बुक है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऊपर जो लिखी गई बुक है ऋषिराज पांडे की, हिंदी ग्रंथ एकेडमी द्वारा प्रकाशित, उससे ही लिया गया, उसी में ये सब चीज बताया गया है। क्लियर है? तो गांधी जी के आने के पहले कंडेल नहर सत्याग्रह सफल हो जाता है और कंडेल नहर सत्याग्रह को छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब ये हो गया कंडेल नहर सत्याग्रह। याद क्या रखना है कि जुर्माने के विरोध में जो नहर कर लगाया गया था, नहर कर नहीं पटाए, चोरी का इल्जाम लगाया, उसके बाद जुर्माना लगाया, तो इस जुर्माने के विरोध में जो है वो सत्याग्रह हुआ था। तो ये छत्तीसगढ़ का पहला सत्याग्रह था, ठीक है, जो कि जुर्माने राशि के विरोध में हुआ था और किसानों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको पहला किसान आंदोलन भी मानते हैं। अब हम देखते हैं गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन। तो गांधी जी जो है पहला बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है 20 दिसंबर 1920 को। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है गांधी जी को लेकर आते हैं और गांधी जी के साथ जो है मौलाना शौकत अली भी आते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस समय खिलाफत आंदोलन भी जो है चल रहा था और असहयोग आंदोलन का भाग ही खिलाफत आंदोलन को बनाना था, यानी खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तो खिलाफत आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना शौकत अली भी जगह जगह गांधी जी के साथ घूम रहे थे। तो उसी के एवज में वो गांधी जी के साथ आते हैं रायपुर। पंडित सुंदरलाल शर्मा, गांधी जी और मौलाना शौकत अली रायपुर पहुंचते हैं 20 दिसंबर 1920 को, जहां इस रायपुर के रेलवे स्टेशन में उनका स्वागत करने के लिए सीएम ठक्कर, रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, प्रभुलाल काबरा और सखाराम दुबे। सीएम ठक्कर, रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, प्रभुलाल काबरा और सखाराम दुबे ये गांधी जी का स्वागत करने के लिए रायपुर स्टेशन में मौजूद रहते हैं। गांधी जी जैसे ही बाहर आते हैं
तो उनको यहाँ पर बताया जाता है कि कंडेल नहर जो सत्याग्रह चल रहा था वो सफल हो गया, जिसके कारण जो है गांधी जी सभी लोगों को बधाई देते हैं। उसके बाद गांधी जी स्टेशन से निकलते हैं और बीच में जो है एक सभा को संबोधित करते हैं। तो गांधी जी जिस सभा को संबोधित करते हैं, जहां पर वो संबोधन किया जाता है, उसी जगह को आज गांधी चौक के नाम से जाना जाता है रायपुर में। तो रायपुर के गांधी चौक में गांधी जी सभा को संबोधित करते हैं, जहां पर वो जो है असहयोग आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और असहयोग आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम होंगे उस सब के बारे में भी लोगों को बताते हैं। क्लियर है? तो इससे भी स्पष्ट होता है कि वो असहयोग आंदोलन को ही प्रचारित करने आए थे। अगला जो है, गांधी जी जो है 21 दिसंबर 1920 अगले दिन जो है सुबह गांधी जी जो है निकलते हैं रायपुर से धमतरी के लिए। इस समय गांधी जी जो है खुली कार में जो है मतलब कार का ऊपर का हिस्सा नहीं रहता, खुली कार रहती है, उसमें जो है गांधी जी रायपुर से धमतरी जाते हैं, जिसमें ड्राइवर रहते हैं हजारीलाल जैन। ठीक है, हजारीलाल जैन जो रहते हैं वो कार चलाते हैं और गांधी जी जो है वो जाते हैं रायपुर से धमतरी। तो धमतरी के मकईबंद चौक में सबसे पहले जो है उनकी सभा का आयोजन किया जाता है। मकईबंद चौक गांधी जी पहुंचते हैं, जहां पर वो जो है जनता उनका स्वागत करती है। और मकईबंद चौक के ही जो है बाजू में जो है चौक के थोड़ी दूरी में जामू हुसैन का बाड़ा रहता है, जहां पर गांधी जी के लिए सभा का आयोजन किया जाता है। तो मकईबंद चौक के निकट जामू हुसैन के बाड़े में जो है गांधी जी सभा को संबोधित करते हैं। लेकिन क्योंकि मकईबंद चौक से जामू हुसैन के बाड़े तक जाने के लिए बहुत एक रास्ता था, वहां पे जो है इतनी भीड़ खड़े रहती गांधी जी को देखने के लिए कि गांधी जी चलकर वहां पे नहीं जा सकते थे। तो वहां पर जो है उमर सेठ नाम का एक व्यापारी रहता है, जो कि गुरूर के क्षेत्र से आता था। उमर सेठ नाम का जो व्यापारी रहता है वो गांधी जी को अपने कंधे पर बैठाता है और गांधी जी को लेकर वो मंच तक पहुंचता है जामू हुसैन के बाड़े में। अब गांधी जी यहाँ पर जनता को संबोधित करते हैं और असहयोग आंदोलन के बारे में बताते हैं। और गांधी जी को यहीं पर जो है बाजीराव कृदत्त जो रहते हैं वो 501 रुपए का चंदा देते हैं, जो तिलक स्वराज फंड के लिए रहता है। तो गांधी जी को 501 रुपए का चंदा मिलता है जो तिलक स्वराज फंड के लिए रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो है गांधी जी संबोधित करते हैं। अब यहां पर जो है रात हो जाती है और गांधी जी रात को जो है 21 दिसंबर 1920 को रात को गांधी जी नारायणराव मेघावले के घर में रुकते हैं और अगले दिन जो है धमतरी से रायपुर के लिए निकल जाते हैं 22 दिसंबर 1922 को। अब धमतरी से रायपुर आते बीच जो बीच में कुरुद पड़ता है, वहां पर भी गांधी जी जनता को संबोधित करते हैं। और कुरुद से निकलने के बाद गांधी जी वापस रायपुर आते हैं और रायपुर में ब्राह्मणपारा में स्थित आनंद समाज वाचनालय या आनंद समाज लाइब्रेरी में जो है गांधी जी महिलाओं और बच्चों को संबोधित करते हैं और महिलाओं को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए। तो महिलाएं जो है गांधी जी के वाक्य से उनके कथन से इतनी ज्यादा प्रभावित हो जाती है कि वो गांधी जी को जो है तुरंत 2000 रुपए के गहने जो है वो गांधी जी को दे देते हैं। यानी 2000 रुपए मूल्य के जो गहने रहते हैं वो गांधी जी को तुरंत दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको कुछ आनंद समाज वाचनालय के बारे में बता दूं कि आनंद समाज वाचनालय जो कि रायपुर में स्थित है, इसका गठन 6 अप्रैल 1902 को इसकी नींव रखी गई थी आनंद समाज वाचनालय बनाने के लिए, जो कि 1908 में जाकर पूरी हुई थी। तो आनंद समाज वाचनालय का कार्य जो है 1902 में बनना प्रारंभ हो गया था, 1908 में जाकर पूर्ण हुआ था। आनंद समाज वाचनालय बनाने के लिए जो जमीन है वो राव साहब कपूर चंद ने प्रदान की थी। राव साहब कपूर चंद की जमीन में इस वाचनालय का निर्माण किया गया है और जो है इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बैरम जी पोस्टन के पास। तो बैरम जी पोस्टन जो है या पेस्टन बोलते हैं उनको, तो उनके द्वारा आनंद समाज वाचनालय बनाया गया है। जमीन थी राव साहब कपूर चंद की, तो इनके नाम पर भी आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पर और मैं बताना चाहूंगा, जब गांधी जी जो यहाँ पे मकईबंद चौक पहुंचते हैं और जामू हुसैन के बाड़े में संबोधन करते हैं, तो वहां 2 लोगों का संबोधन होता है, यानी 2 लोग भाषण देते हैं। एक रहते हैं मौलाना शौकत अली और एक रहते हैं महात्मा गांधी। तो जब मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी तो असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए सबको बोलते हैं और तिलक स्वराज फंड के लिए चंदे के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से मौलाना शौकत अली है वो भी भाषण देते हैं और अपने भाषण में वो मजाकिया अंदाज में ये बोलते हैं कि गांधी जी तो बकरी हैं और मैं हाथी हूं। यानी शौकत अली अपने आप को हाथी बताते हैं और गांधी जी को बकरी बताते हैं। तो सब लोग वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन फिर वहां पर शौकत अली अपने अर्थ को बताते हैं कि उन्होंने जो है ये लाइन क्यों बोली। उन्होंने बोला शौकत अली कि मैं हाथी हूं, यानी मैं मर भी जाऊंगा
तब भी किसी के काम नहीं आऊंगा, ना तो मैं जीवित रहते किसी के काम आ रहा हूं और ना मैं मर जाऊंगा तब किसी के काम आऊंगा। लेकिन गांधी जी बकरी है, जीवित रहते हुए भी वो दूध दे, मतलब जैसे बकरी दूध देती है, यानी जीवित रहते भी वो सबके काम आती है, और जब बकरी मार देते हैं बकरी को तो उसका मीट बनता है जो खाने के काम आता है। यानी जीवित रहते हैं और मरने के बाद भी वो बकरी दोनों में काम आती है। लेकिन वैसे ही गांधी जी है जो जीवित रहते भी सबके लिए काम आएंगे, और अगर वो मर जाएंगे उसके बाद उनके विचार भी सबके लिए काम आएंगे। तो ये वक्तव्य अपने आप को शौकत अली जो है यहाँ पर अपने आप को हाथी और गांधी जी को बकरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर जामू हुसैन के बारे में उनका संबोधन होता है। तो ये पाठ हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, कंडेल नहर सत्याग्रह और महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920 से 22 दिसंबर 1920। तो इसके बाद जो है गांधी जी जो रहते हैं यहां से जो है नागपुर के लिए चले जाते हैं रायपुर से, और क्योंकि नागपुर में 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला रहता है, तो गांधी जी वहां जाते हैं और उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन पूरे भारत और छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होता है। तो यहां तक आज की क्लास में हम पाठ कवर किए हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो असहयोग आंदोलन, और उसके पहले एक पाठ हमारे यहाँ पे छूटा हुआ है राजिम किसान मजदूर सभा, वो पाठ हम कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में।